हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे वेक्टर्स में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। राइट, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये एनालिटिकल मेथड है। मान लीजिए दो वेक्टर्स हमने लिए हैं। ये हमारे पास वेक्टर P है, राइट, और ये वेक्टर Q है। एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड B। दो वेक्टर्स हो गए, वेक्टर P एंड वेक्टर Q। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q, राइट। तो अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे वो आप देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वेक्टर P ड्रॉ कर दिया और हेड टू टेल मेथड से हमने Q को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ये Q को हमने कनेक्ट किया, ये देखिएगा ये Q है, Q को हमने कनेक्ट कर दिया और फाइनली यहाँ से यहाँ मिला लेंगे हम, राइट। तो ये आपका वेक्टर R हो गया, हेड टू हेड, टेल टू टेल। इस तरह से कनेक्ट करते हैं रिजल्टेंट के लिए। तो ये हमारे पास ये इन दोनों का यानी वेक्टर P और वेक्टर Q का हमें रिजल्टेंट वेक्टर R मिल गया, राइट। अब इसमें देखिएगा आप, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करें तो तीसरी वाली साइड रिजल्टेंट बताएगी। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर सुन लीजिए। दो वेक्टर्स हैं जिन्हें हमने ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, तो तीसरी वाली साइड क्या बता रही है, वो हमें रिजल्टेंट बता रही है। इसी को बोलते हैं हम ट्रायंगल लॉ, राइट। मैं लिख देता हूं, टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड in magnitude and direction, in magnitude and direction by two sides of triangle in same order. Their resultant will be represented in magnitude and direction by third side of triangle in opposite order. समझिएगा इस चीज को। सिंपल बात करें कि दो वेक्टर्स को दो साइड से रिप्रेजेंट कर दे ट्रायंगल की, तो तीसरी साइड हमें रिजल्टेंट बताएगी। लेकिन ये क्या है, दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है और ये क्या है, अपोजिट ऑर्डर में। तो उसी बात को मैंने लिखा है, when two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of triangle in same order, their resultant will be represented in magnitude and direction by third side of triangle in opposite order। देखिए, जैसे ये इस ऑर्डर में है, ये भी इस ऑर्डर में है, अब ये इस ऑर्डर में नहीं है, अपोजिट ऑर्डर में है। इस बात को इसने बोला है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ को समझेंगे। ओके, अब मैं ट्रायंगल लॉ की हेल्प से हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है, यानी कि जो वेक्टर आएगा, तो इस वेक्टर आर में दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। तो अब हम इसमें हम
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे। अब देखिएगा, इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूं और इसको इससे मिला देते हैं। ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। यहां पे आपका ए बी जो वेक्टर P है और ये बी सी जो वेक्टर Q है, ये आपका D हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप थीटा जो है वो वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल है, वेक्टर P और वेक्टर Q, ये आपको थीटा मिल गया। और यहाँ पे ये अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल विच वेक्टर R मेक्स विद वेक्टर P। Here alpha is angle which vector R makes with वेक्टर P, यानी कि ये रिजल्टेंट का एंगल है, दैट मीन्स ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको बताया कि R का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और R की डायरेक्शन यानी एंगल निकालेंगे, जो कि यहाँ पर अल्फा है बेटा, ठीक है ना। तो ट्रायंगल BCD में देखिएगा, ये मैंने लिया ट्रायंगल BCD और इसमें आपको नजर आ रहा है BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट। और इसी ट्रायंगल में हम निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। तो साइन थीटा हमारा हो जाता है CD अपॉन BD, दैट मीन्स CD इज इक्वल टू BD साइन थीटा। और इसी ट्रायंगल में हमारा cos थीटा हम लेंगे, cos थीटा हमारा हो गया बेस अपॉन हाइपोट यानी कि BC अपॉन BD। तो ये हमारे पास हो गया BC इज इक्वल टू BD cos थीटा, राइट। तो अब आप ये देखिएगा, यहां पर अब हम पूरा का पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं ACD, पूरा का पूरा ये ट्रायंगल हम लेते हैं। देखिए किस तरीके इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, इसमें आपके पास AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट। और AC को मैं लिख सकता हूं AB प्लस BC, ओके। तो ये मेरे पास हो गया AB प्लस BC, ये आपका स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, राइट। इसको मैंने लिखा AB स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, यानी हो गया ट्वाइस इंटू AB BC प्लस BC स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर, राइट। और ये जो वैल्यू है BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर तो BD स्क्वायर हो गया, राइट। और यहाँ पे ये जो टर्म BC है, देखिए ये जो टर्म BC है ये आपका बन जाता है BD cos थीटा, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB इंटू BC, BC की वैल्यू रखी BD cos थीटा, यानी 2 इंटू AB इंटू BC cos थीटा। और यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर रखा मैंने BD स्क्वायर। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता चलने वाला है। AB का मतलब P है और BC का मतलब ये आपका, अच्छा BC की जगह मैंने रखा है, BC की जगह रखा है BD cos थीटा, तो ये है आपका BD cos थीटा, राइट। तो अब आपके पास हो गया AB स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB इंटू BD cos थीटा प्लस BD स्क्वायर। तो AB है P और BD है Q, तो ये सारी वैल्यूज मैं रखने जा रहा हूं। और AD हमारा R है, ठीक है ना। तो ये हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये आपका Q स्क्वायर, ये ऐसे कर लेते हैं, R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB की जगह आपका P हो गया, BD की जगह आपका Q हो गया cos थीटा और प्लस BD की जगह फिर आपका Q स्क्वायर हो गया। तो फाइनली R इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर
प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया, यानी कि जो हमारा रिजल्टेंट है वेक्टर आर उसका मैग्नीट्यूड आ चुका है, ठीक है ना। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम अल्फा यानी वेक्टर आर की डायरेक्शन निकालेंगे, यानी अल्फा निकालेंगे। ओके, ये एंगल निकाल करके हम डायरेक्शन निकाल देंगे। तो इसमें अगेन लिखिएगा, अगेन इन ट्रायंगल ACD, ओके, अगेन इन ट्रायंगल ACD, अगेन इन ट्रायंगल ACD, इसमें हम करेंगे tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि CD अपॉन AC, है ना। और AC को लिखूंगा AB प्लस BC, तो CD अपॉन AB प्लस BC, और यहाँ पे CD की वैल्यू रखूंगा BD साइन थीटा और BC की वैल्यू रखूंगा BD कॉस थीटा। तो ये मेरे पास आ गया बच्चों, CD हो गया BD साइन थीटा, BD साइन थीटा, और AB और BC की जगह आ गया BD कॉस थीटा प्लस BD कॉस थीटा, राइट। तो ये आपके पास हो गया, यहाँ देखिएगा ये बन जाता है Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos theta, right? So that means tan alpha is equal to Q sin theta upon P plus Q cos theta, right? This one बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जो एंगल निकालेंगे वो हमारा वेक्टर आर की डायरेक्शन को बताता है, और यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड आपके सामने आ जाता है। ओके, ध्यान रहे, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q एंड अल्फा इज एंगल विच वेक्टर R मेक्स विद वेक्टर P। ओके, अब इसमें हम कुछ केसेस में आपको बताता हूं, वो आप ध्यान दीजिएगा। R का मैग्नीट्यूड आता है R इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा, और टेन अल्फा की वैल्यू हमारी आती है क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ओके, तो अब यहां पे सबसे पहले हम थीटा जीरो लेते हैं। थीटा जीरो होने का मतलब क्या है, वेक्टर P और वेक्टर Q दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, ठीक है ना। बोथ वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शंस, यहां पे लिख देता हूं सेम डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर P और वेक्टर Q दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, और हमें पता है अगर सेम डायरेक्शन में तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा, सीधा सीधा P प्लस Q हो जाएगा। यानी अगर 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है और 3 न्यूटन का फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा है, तो 7 न्यूटन का भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। ये बात हमें क्लियर है। 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, सीधा सीधा होगा। इसी चीज को यहाँ देखते हैं, ये हमारा फॉर्मूला क्या बताता है। जब हमने थीटा जीरो लिया तो आर हमारे पास हो जाएगा बच्चों, ये आपका हुआ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस जीरो। कॉस जीरो कितना होता है 1, तो cos 0 1 होने का मतलब है ये आपका बैठ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq, यानी ये p प्लस q का होल स्क्वायर बन जाएगा। दैट मींस ये आ गया p प्लस q। और अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 4 न्यूटन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और 3 न्यूटन भी, तो सीधा सीधा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो ये भी इसी बात को कह रहा है कि p प्लस q हो जाएगा। ओके, और अब हम डायरेक्शन देखते हैं। वैसे तो हमें क्लियर है कि P भी इसी डायरेक्शन में है तो Q भी इसी डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, चेक कर लेते हैं फॉर्मूले की हेल्प से इस चीज को। यहां पे हमने लिया tan अल्फा इज इक्वल टू Q sin 0 अपॉन P प्लस Q cos 0, है ना। तो sin 0 मतलब 0 होता है तो सब कुछ 0 कर देगा।
ये आ गया टेन अल्फा 0, और टेन अल्फा में 0 किसकी वैल्यू होती है, अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा 0 का मतलब है सेम डायरेक्शन, इधर ही p लग रहा है, इधर ही q लग रहा है, तो टोटल भी इधर ही लगेगा। आई होप कि मेरा ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट में आपका ये देखिएगा, मान लीजिए थीटा 90 डिग्री, यानी कि जो फोर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है तो एक इधर लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहे हैं। तो उस केस में देखिए आर कितना आता है, आर हमारे पास आता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0। तो दैट मीन्स हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पाइथागोरस में भी आप समझते हैं परपेंडिकुलर केस में यही तो आता है, ठीक है ना। ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। और अब हमें एंगल देखते हैं, यानी अल्फा की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन 90 अपॉन पी प्लस क्यू कॉस 90। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है cos 90, cos 90 0 होता है और sin 90 1 होता है। तो ये हमारे पास आ गया q अपॉन p, यानी tan अल्फा q अपॉन p। यहाँ से हमारा अल्फा निकल करके आ जाएगा। क्लियर। और हम तीसरा केस ले लेते हैं। थर्ड केस है हमारा थीटा इज इक्वल टू 180, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। एक फोर्स ऐसे लग रहा है 4 न्यूटन का, और एक फोर्स 3 न्यूटन का ऐसे लग रहा है। तो हमें क्लियर है 1 न्यूटन बचेगा। तो वो चीज़ हम यहाँ चेक कर लेते हैं। दोबारा सुनना, एक 4 न्यूटन का किसी बॉडी पे ऐसे लग रहा है और 3 न्यूटन का उसके अपोजिट लग रहा है। तो 4 माइनस 3 1, हमें क्लियर है अच्छे से। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या आती है वैल्यू। ये मैंने लिया आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस 180। कॉस 180 कितना है, cos 180 होता है -1। तो ये आपका बन जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस पी क्यू। तो ये आपका बन गया p माइनस क्यू का स्क्वायर। तो ये अंडर रूट में आ गया। तो फाइनली r इक्वल टू p माइनस क्यू हो गया। और अभी हम यही बात कर रहे थे कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन जो मैंने एग्जांपल दिया, तो 4 माइनस 3 1 न्यूटन, तो ये भी p माइनस क्यू आ गया। अब इसका एंगल निकाल लेते हैं tan अल्फा से। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन 180 अपॉन p प्लस क्यू कॉस 180। ठीक है ना। साइन 180 0 होता है, ये वैल्यू 0 होती है, ये सब कुछ 0 कर देगी, दैट मीन्स 0। तो दैट मीन्स tan अल्फा इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अल्फा की दो वैल्यू पॉसिबल है। अल्फा हो सकता है 0, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है, और हो सकता है वो 180 हो। राइट, यानी इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया ना कि 4 न्यूटन का इधर लग रहा है, 3 न्यूटन का इधर लग रहा है। राइट, तो यहाँ पे 1 न्यूटन का फाइनली इधर लगेगा। तो जो 1 न्यूटन इधर लगेगा तो p के हिसाब से तो सेम डायरेक्शन में है, लेकिन 3 के हिसाब से तो अपोजिट डायरेक्शन है। राइट, इसीलिए दोनों एंगल को मैंने यहाँ लिख दिया, अल्फा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, ओके बच्चों, तो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अच्छे से जान लिया है। अब एक प्रॉब्लम लेते हैं इसमें हम। तो प्रॉब्लम में फॉर्मूले हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला रिजल्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया, r इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस पी क्यू कॉस थीटा। और tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास हो गई q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा। राइट, तो हमारी प्रॉब्लम क्या है वो समझ लीजिए आप लोग। प्रॉब्लम है हमारी बेटा कि मान लो हमने एक बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं जिसकी वैल्यू है 4 न्यूटन, और उसी बॉडी पर हमारा दूसरा फोर्स है 3 न्यूटन। ठीक है ना, ऐसे मान लीजिए इससे ये हमारी बॉडी है, ठीक है ना, और इस पर हमारे 2 फोर्स लग रहे हैं। ओके,
तो यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्टेंट निकालना है हमें, टोटल कितना फोर्स होगा, नेट फोर्स कितना होगा, तो उसमें अलग अलग केसेस दिए हैं। जैसे हमने एक बार थीटा कहा है 0, एक बार थीटा हमें बोला है 90 डिग्री, और एक बार थीटा हमको कहा गया है 180 डिग्री। सबसे पहले हम केस लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि दोनों जो फोर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, P और Q इनका सेम डायरेक्शन में है। तो ऑलरेडी हमने केस में देखा था, तो रिजल्टेंट जो हमारा होगा वो P प्लस Q होगा, दैट मीन्स 4 प्लस 3 7 न्यूटन, ये हमारा टोटल आ जाएगा। वैसे भी हम जानते हैं ऑलरेडी, हम फॉर्मूले को ना भी यूज करें तो हमें पता है कि सेम डायरेक्शन में 7 न्यूटन होगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम tan अल्फा की बात करते हैं तो tan अल्फा जो है, जब हम 0 लेंगे, साइन 0 0 होगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो tan अल्फा हमारा 0 होगा, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी कि उसी डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट काम करेगा, सेम डायरेक्शन में, तो अल्फा 0 हो गया, राइट। अब दूसरा केस हम लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 180, यानी 180 का मतलब है ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यानी अगर हमारा ये 4 न्यूटन ऐसे काम कर रहा है तो 3 न्यूटन यह हमारा ऐसे काम कर रहा है। तो यहाँ क्लियर है कि 1 न्यूटन जो है वो ऐसे काम करेगा। ओके, फॉर्मूले की हेल्प से अब देख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 180 के केस में आपको याद आया कि हमने ये P माइनस Q आया हमारा, दैट मीन्स 4 माइनस 3 1 न्यूटन आ गया। ओके, और अल्फा की वैल्यू हमारी जो निकल करके आती है, जैसे हम यहाँ पे आपका साइन 180 रखेंगे तो साइन 180 भी 0 होता है, तो टोटल 0 हो गया, ठीक है ना। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूँ कि केस में भी मैंने ये चीज क्लियर की थी। तो tan अल्फा की वैल्यू जो है वो आपकी tan अल्फा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 और 180 दोनों कंसीडर होंगी, ठीक है। आप इस बात पर बोल सकते हो कि यहाँ पे आपने tan अल्फा 0 लिया है तो अल्फा की वैल्यू 0 ली है। यहाँ पे दो वैल्यूज क्यों दिखाई हैं? दो वैल्यूज इसलिए दिखाई हैं कि जो हमारा नेट फोर्स है, जो R है, वो 4 की डायरेक्शन में होगा, यानी अल्फा 0 होगा, लेकिन 3 के अपोजिट होगा, राइट, तो 180 हुआ। दोनों एंगल हमने यहाँ शो कर दिए हैं, ठीक है ना। और तीसरा इसमें आप देखिएगा, थर्ड केस में हम थीटा 90 ले रहे हैं, तो R हमारा बनेगा ये आपका P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, cos 90 हमारा 0 हो गया, तो सारी वैल्यू 0। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स 16 प्लस 9 25 अंडर रूट, तो ये हमारा 5 न्यूटन रिजल्टेंट आ गया, ठीक है ना। हाँ, वैसे भी पाइथागोरस यूज करके जब परपेंडिकुलर मतलब है एक फोर्स ऐसे काम कर रहा होगा, एक फोर्स ऐसे काम कर रहा होगा, ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, तो उसका इफेक्ट बीच में कहीं इधर कहीं होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम इसका एंगल निकालेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन P होगा, राइट। केस में जाके आप देख सकते हो, तो Q की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 अपॉन 4, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 3/4, राइट। तो यहाँ पे आपके पास और भी एंगल हो सकते हैं, एंगल 60 भी हो सकता है, एंगल 30 भी हो सकता है। उन्हीं सभी एंगल्स पर हम इस तरीके से इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करेंगे, और इन दोनों फॉर्मूले की ट्रायंगल लॉ में जो लास्ट में मैंने आपको केसेस बताए हैं, वो केसेस आपने बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना है। ओके बच्चों।